असाइनमेंट बना लिया सबने? ठीक है, मेरी बात हो गई है 3 से 4 टेस्ट आपके पूरी बॉटनी के जितना हो गया, नहीं तो 3 कम से कम ऐप पे करवाएंगे। ठीक है, मैं प्लान तो कर लूं, मैंने पूछ लिया। हाँ, क्या? हाँ, छुट्टियों में जो गैप रहेगा वहां टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको। ठीक है, हाँ, चलो स्टार्ट करेंगे। जल्दी। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन के फीचर लिख लिए थे, सेलुलर, एंजाइमेटिक है। क्या लिखवाया था? हाँ, ठीक तो है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो जल्दी से। क्वेश्चंस किए सबने? हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हाँ भाई, तू गेट को पीट रहे हो, पिटाई कर दो, लेट क्यों आ रहे हो? क्या टाइम हो रहा है? टाइम देख भाई, 8:10 हो रहा है ना। क्यों चिल्ला रहे? जाओ भागो, अंदर पहुंचो जल्दी। इधर से, इधर से। किस बैच में है? लेट क्यों आ रहा फिर? चलो हेडिंग डालो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? हाँ भाई, जो जो लेट आए हैं पैसे जमा कर देना। उससे दिवाली मेला लगाएंगे अभी। चलो चलो स्टार्ट भाई। ये देखो आ गया। एक तो तू लेट आ रहा है, ऊपर से बात कर रहा है। हाँ, आगे बैठ, एक सीट। तुम लोग फाइन लाए हो बेटा? है? है? चलो स्टार्टिंग करो बेटा, लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहले सुनो समझो फिर करते हैं इसको। देखो मेरी बात सुने सब लोग, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, बात कर रहे हैं। इधर देखेंगे बेटा, गेट लॉक कर उसको, गेट बंद कर। है? अब सुने सब लोग, हमारे पास क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका रेस्पिरेशन हो उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसकी स्टोरी ये है, इसकी बात, मेन बात ये है जो आपको समझनी है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी सेल, बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है। किससे चेंज हो गया? तो बदल उसको जल्दी से, चेंज कर। नालायक दोनों, बिल्कुल एकदम अकल ही नहीं है। हाथ में से कैसे चेंज हो जाता बैग? एयरपोर्ट है ये, मतलब बैग बदल गया तुम लोग का? है? अजीब हाल है यार। हाँ, बिहार तो है पर अजीब है। है? क्या ठीक हो जाएगा यार? मैं खराब हो गया यहाँ पे। ठीक करवा रहा है। चलो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सब लोग, देखो क्या करना है, टॉपिक क्या पहले समझो, फोकस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो टॉपिक ये है कि हमारे पास, हम लोग मान लो कोई चीज खाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक ऐड आती है उसकी, च्यवनप्राश की, सोमन सोना चांदी च्यवनप्राश। हम गोल्ड और, फोकस करो सारे, गोल्ड और जो सिल्वर होता है अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो वो क्या काम करेगा? क्या वो ऐसे एनर्जी बना सकता है? किसी रिएक्शन में जाके नहीं बनाता। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है
आप कोई भी चीज खाते हो, जैसे मान लो आप बोतल खा जाओ, ठीक है, तो या तो वो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर चली जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, नहीं तो वो ब्लड में जाएगी। अगर वो ब्लड में चली गई तो ब्लड से जाकर वो जाएगी किडनी में, या तो किडनी उसको फिल्टर करेगा तो यूरिन से बाहर चली जाएगी, नहीं करेगा तो वो ब्लड में रह जाती है। अगर कोई चीज ब्लड में है तो वहां से वो जाती है सेल के पास। ये चीज समझ में आ रही है? सेल के अंदर अगर उसको तोड़ने के लिए एंजाइम प्रेजेंट है तो वो यूज हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो कहानी ये है कि कोई भी ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसको तोड़ने के लिए, जिससे एनर्जी बनाने के लिए ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट होते हैं, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी कार्बन के कंपाउंड से एनर्जी बना सको। रिएक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उसी को यूज कर सकते हो, नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि हर एक सेल में ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, इस तरीके से कुछ रिएक्शंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा क्या बोल रहे हैं? लिंक रिएक्शन। इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। तो कोई भी चीज जो उसमें एंटर कर सके, जैसे उसमें ग्लूकोज एंटर कर सकती है, फ्रक्टोज एंटर कर सकती है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज को हम क्या नाम देते हैं? शुगर। क्या नाम देते हैं? शुगर। वो एंटर कर सकती है एनर्जी बनाने के लिए। अमीनो एसिड्स एंटर कर सकते हैं, फैट एंटर कर सकते हैं, और उसके साथ एंटर कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ना ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जैसे पायरुविक एसिड, ओए, ये सारे। पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें ऑलरेडी कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऑलरेडी क्या होते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो बॉडी के अंदर क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। ठीक है? कितने बच्चे गायब हैं? आओ बेटो, उधर से जाओ। क्या कर रहे हो गधा? अच्छा, पीछे से घुस रहा था, पता ना चले। भाई इधर है, इधर। उधर देख के जा रहा है? कान खींचे। सुबह जाम लगा हुआ है, सैटरडे आज। नलायक, झूठ कैसे बोल रहा? जाम लगे हुए हैं। और भाग के आ रहा है तू पैदल? छोड़ो, सुनो सारे, ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं। हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कि हमारे बॉडी के सारे सेल में कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एनर्जी बनाते हैं। ठीक है? काम कैसे चलता है? सबसे पहले मान लो आपकी बॉडी के शुगर्स यूज होते हैं। ठीक है? शुगर्स होने के यूज होने के बाद अगर आप फास्टिंग पे हो तो आपकी बॉडी का फैट यूज होगा, फिर केमिकल मतलब फिर अमीनो एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। पॉइंट ये है कि सेल के अंदर ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट है, जो उन केमिकल रिएक्शन में घुस के ऊर्जा बना सकता है, उससे हम एनर्जी बनाते हैं, उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। सेल के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेनली शुगर्स होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर फैट, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड को यूज किया जा सकता है। जो भी केमिकल कंपाउंड इन रिएक्शन में एंटर ना कर सके वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन से एनर्जी नहीं बनती है। विटामिन जो है वो एनर्जी नहीं बनाते। मिनरल्स एनर्जी नहीं बनाते, एनर्जी नहीं बनाते। मिनरल्स कुछ और काम करते हैं। पानी एनर्जी नहीं बनाता, हार्मोन एनर्जी नहीं बनाता। तो ये सब क्यों एनर्जी नहीं बनाते? क्योंकि इन रिएक्शंस में एंटर ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड, ध्यान सुनेंगे, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो इन में एंटर करके एनर्जी बनाए, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और वो केमिकल कंपाउंड क्या होंगे? ऑर्गेनिक। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं एनी केमिकल, केमिकल में कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो क्या किस में एंटर कर सके? एंटर इनटू रेस्पिरेटरी पाथवेज, एंटर इनटू रेस्पिरेटरी पाथवेज। रेस्पिरेटरी पाथवेज कहां पर रहेंगे? सेल के अंदर। पाथवेज इनसाइड सेल एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और क्या बना सके? एनर्जी बना सके।
उसको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा। दूसरी चीज, इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स हैं शुगर्स, इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, शुगर्स, शुगर मेन एग्जाम्पल है बेटा, शुगर्स मेनली। उसके अलावा फैट है, अमीनो एसिड है, और क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड, और क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, मिनरल एसिड है, सही है। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ऐसी चीजें, क्लियर। अब कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कौन ऐसा है जो एनर्जी नहीं बनाएगा, यहां लिखा हुआ है मिनरल्स, मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद विटामिन्स। देखो विटामिन्स इसलिए जरूरी है कि जो एंजाइम हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, उनकी मदद कर सकते हैं, पर विटामिन्स को तोड़कर एनर्जी नहीं बनाते, समझ में आ रहा है। तो विटामिन्स और क्या, हॉर्मोन्स, और क्या, वाटर। एसी बंद है ये सब, क्यों, ये चल रहा है भाई। तू तो कल भी लेट आया था, जरा वहां खड़ा हो पहले थोड़ी देर, खड़ा रह, कल भी लेट आया था ना, डेली लेट आएगा, मैं जल्दी आ गया था, फिर लिखो सारे, बैठ। तेरे को खोज रहे भी टीचर, जिस दिन मिलेगा तेरी पिटाई करेंगे। हाँ। ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, लिखो। तुम लोग चिंता मत करो, अगले साल तुम्हें डिस्काउंट दिलवाऊंगा मैं, इसी तरीके से पढ़ाई करोगे ना तो 2-3 साल का पैकेज करवा दूंगा तुम्हारा मैं। इतना काफी, और बेइज्जती करो, पढ़ लो चुपचाप। अब समझ तो आई नहीं होगी, समझ में आ गई ना। हाँ, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की चेन होगी और रिएक्शन में एंटर कर सकते हैं, ऑलरेडी रिएक्शंस पहले से सेल में है तभी यूज हो सकता है। हाँ वही एंटर करेगा, कोई ऐसी चीज जो रिएक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गोल्ड है, कोई ऐसा केमिकल किसी आयुर्वेदिक प्लांट से मिल गया जो इस रिएक्शन में जा ही नहीं सकता, हम सोचे उससे बहुत, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लियर है। ऐसा कोई नेचर में चीज ही नहीं है जो हमें पता नहीं और इन रिएक्शन में एंटर करती हो, क्योंकि रिएक्शन तो हमें सारा ही पता है, समझ में आ रहा है। ऐसा कभी कुछ नहीं मिलेगा कि जो अचानक से बहुत एनर्जी बना देगा, नहीं है ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी सेल में है। समझ इस बात को, रिएक्शंस ऑलरेडी सेल में है, उन रिएक्शन में जो घुस जाएगा वो एनर्जी बना देगा, उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह रहे हैं। जो नहीं घुस सकता वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। चलिए जल्दी करिए, तुम दे रहा हूं, तुम लगातार 3 दिन से लेट आ रहा है ना, वहां खड़ा हो थोड़ी देर, और तू भी भाई, दोनों वहां खड़े हो, वहां वहां, नहीं नहीं, दोनों पीछे खड़े होके पढ़ो, चलो भाई वहां खड़े होके पढ़ो। तुम लेट आते हो एकदम नियम से, क्यों, डिस्टेंस कितना, मतलब वो पढ़ा है ना, उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी डिस्टेंस जल्दी कवर होता है। फिजिक्स नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं तो उसको यूज भी करना है ना, दिमाग कब लगाएगा। एमडी सर ने ब्रेन पढ़ा दी, यूज भी तो करो उसे। जी हाल है, बैठो, वहीं बैठ जा भाई, वहीं बैठेगा जाके, यहां बैठ जा कहीं। टाइम से आकर थोड़ा पहले निकल ले, ऑटो तो अपना ले ले पर्सनल, जी हाल है, ऑटो वाला देर कर देता है।
समझ नहीं रहा तू, थोड़ा पहले निकलना, इसका ये मतलब है। हाँ? तुम लोग लेट बेटा, और कौन है? और भी हैं दो तीन, तो कल भी लेट आई थी ना। बैठ, तुम लोग एकदम नियम से लेट आते हो। तो नहीं, किसने बोल दिया? नीट के एग्जाम वाले दिन लेट होगी फिर? वो तब नहीं होंगे क्योंकि वहां जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। कैसे बच्चे हैं यार तुम लोग, एक दिन भी टाइम से नहीं आ सकते। जल्दी करो, लिख लिया? क्वेश्चन कर रहे हैं। ये किसका बैग है भाई? क्वेश्चन करो। हाँ, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिख भाई। क्वेश्चन करो, जगह छोड़ दो जो लेट आए हैं। ऊपर वाला पहला क्वेश्चन, फिर दूसरे नंबर पे। इसमें रेस्पिरेटरी सबसेट बताने कितने हैं? इंसुलिन हार्मोन है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये विटामिन है, ऑर्गेनिक एसिड। सुन लो ध्यान से, एक विटामिन है, थायमीन विटामिन होता है, सही है? थायमीन क्या होता है? विटामिन। कौन सा मिनरल होगा इस पे ग्रुप? थायोल लिखा है इस पे। सल्फर, सल्फर कंटेनिंग विटामिन है ये, थाया लिखा हुआ है, ठीक है? ये विटामिन बी 1 है भाई। ये क्या है? मिनरल। इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन, सही है? इस वाले में ये अमीनो एसिड है, ये फैटी एसिड है, ये शुगर है, ये विटामिन है, नियासिन। नियासिन से ही ये दोनों बनते हैं, फुल फॉर्म पढ़ो। निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये देखो, इस एन से निकोटीन अमाइड, ए से एडिनिन, ठीक है, डी से डाई न्यूक्लियोटाइड। ये समझ में आ रहा है? ये पढ़ो, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये जो पी है ना एनएडीपी का, ये पी क्या है? फॉस्फेट। ये दोनों कौन सी फॉर्म लिखी है? ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड? ऑक्सीडाइज। इनमें जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो रिड्यूस। ये यूज होता है किसमें? रेस्पिरेशन में मोस्टली, ठीक है? पर कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं है। और ये यूज होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। किसमें यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में। याद रहेगी बात? क्लियर है? फुल फॉर्म एनएडी और एनएडीएच की। और ये किस विटामिन से बनते हैं? इससे। ये दोनों नियासिन से बनते हैं। सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इधर से लेंगे सारे बच्चे। मेरे पास एक एंजाइम होता है, बहुत सारे, इधर सुनो सारे, देखो भाई को सुन लिया करना, कान से सुनना है। इधर देख, ये मेरे पास एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है? कुछ एंजाइम में प्रोटीन के साथ कुछ और चीज होती है, उसे कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है? क्लियर है? बहुत सारे कोफैक्टर विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन, ठीक है, जो एंजाइम की मदद करते हैं। ऐसे ही जो नियासिन एक विटामिन, नियासिन क्या करता है? इनको बनाता है ऐसे, ठीक है? सॉरी, मैं कह रहा कोफैक्टर कह रहा हूं। बहुत सारे कोफैक्टर विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब सुन, 2 मिनट सुन तो सही। बहुत सारे कोफैक्टर विटामिन होते हैं। हम कोफैक्टर को किस में डिवाइड करते हैं? कई तरह के, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में दो होते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक कोएंजाइम होता है। तो ये जो विटामिन, ये विटामिन है, और एनएडी कोएंजाइम है। जैसे इसको ऐसे समझो, इधर देखो सारे, ये चीज विटामिन है, समझना, ये चीज विटामिन है। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अब ये बन गया कोएंजाइम।
अब ये जो कोएंजाइम है ये इसकी हेल्प करता है, मतलब विटामिन में वो किसी ऐसी जगह लग जाता है जहां पर वो उस विटामिन की क्या कर सॉरी एंजाइम की क्या करता है, मदद करता है। तो हमारे पास ये चीजें क्या है, कोएंजाइम है। एनएडी एनएडीपी क्या है, कोएंजाइम है। किस विटामिन से बना है, नियासिन से। समझ में आ रहा है। और किसकी मदद करेगा, एनएडी या एनएडीपी किसकी मदद करेगा, एंजाइम्स की मदद करेगा। ये वाली बातें समझ में आई है तुम्हें, ठीक है। विटामिन अलग होता है, कोएंजाइम अलग होता है, और कोएंजाइम किसकी मदद करता है, एंजाइम की। समझ आया। विटामिन और कोएंजाइम एक बात नहीं है, विटामिन से कोएंजाइम बनता है। क्लियर। हाँ, कुछ ग्रुप ग्रुप जोड़ के। तो जैसे ये नियासिन है, तो नियासिन से दो कोएंजाइम कौन कौन से बनेंगे, एनएडी और एनएडीपी। क्लियर है। नोट करो जल्दी से, जल्दी। ये पढ़ेंगे उसमें बायोमोलिक्यूल में। हाँ बेटा। हाँ हाँ, बीच में कहीं भी घुस जाएगा, घुसने की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं कोई अमीनो एसिड खाऊं जो पायरुविक एसिड में टूटता हो, तो वहां से घुस के एनर्जी बना देगा वो। ठीक है, वो फिक्स थोड़ी कि ऊपर से एंट्री पॉइंट है, नहीं। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है कि जहां जिसको मौका मिले घुस के अगर एनर्जी बना सकता है तो वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। सेल किसको प्रेफर करता है, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, लेकिन जरूरत पड़ने पे बाकी भी लोग यूज हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी करो। है, और भी होते हैं, एफएडी। कौन, नियासिन। कोएंजाइम एंजाइम की मदद करता है। कोएंजाइम की डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है। एनएडीपी एनएडी नियासिन से बने हुए कोएंजाइम है। समझ में आया। हाँ, जल्दी करो। लिख लिया, वो पढ़ेंगे ना उसमें, अभी के लिए बेसिक सही करना। जल्दी करो। एलानीन प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन डायरेक्ट यूज नहीं होता है, प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड में। ठीक है, जल्दी करो। जल्दी। हाँ बेटा, दोबारा बोल। मैं कह रहा हूं एंजाइम प्रोटीन का बना है, उसकी मदद कौन करता है, कोएंजाइम करता है। कोएंजाइम किससे बना है, विटामिन से। इतनी बात याद रखनी, और पूछो, जल्दी करो। लिख लिया, लिख लिया भाई तूने। एनसीईआरटी जैसी चीज है, पढ़ उसको। कौन सा, कौन सा पढ़ेगा, पढ़ तो सही कौन सा। कल क्या कराया था, नहीं नहीं मन कर रहा था। अब मान ले धीरे धीरे समझ में आएगी, तुम्हें ये भी नहीं पता चलता ब्रीदिंग किसे कहते हैं, है ना। तुम 10th में सब कोविड से पढ़ के आई, हमें पता नहीं था पहले, है ना। लाइफ प्रोसेस तुमने पढ़ा नहीं, चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी यही लिखा हुआ है, सेम बात। तो अच्छी बात है ना। चलो भाई, हो गया। बेटा सब जगह एक जैसे पढ़ाएंगे तो बच्चे बैच क्यों खरीदेंगे, अलग अलग पढ़ाना है ना। हाँ हाँ हाँ, दिक्कत यह है कि फॉलो करना नहीं है, पढ़ना है। हाँ, बच्चों को समझाएगी टीचर को फॉलो करो, नहीं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया,
तो क्लास में लेक्चर देख ही नहीं रहा है, ये हाल है। इंस्टाग्राम पे नहीं करना बेटा, कि हाँ वो तो तुम मानोगे थोड़ी। हाँ, हाँ, हाँ ठीक ही है। और इसके बाद बीटी सर ने खुद छोड़ दिया। नहीं, आ जाओ, लिख लिए, चलो। चले, क्वेश्चन पूछ। हाँ, एंजाइम अपना एक रिएक्शन करवाता है, उस रिएक्शन की हेल्प को एंजाइम कर देता है। तो कुछ एंजाइम में प्रोटीन प्लस को एंजाइम मिलके प्रॉपर एंजाइम फंक्शनल बनता है। को एंजाइम किसके बनता है? विटामिन से। सही है, तो विटामिन से बनता है को एंजाइम। को एंजाइम किसकी मदद करता है? एंजाइम की। ठीक है, हमें सिर्फ ये समझना है कि नियासिन से दो को एंजाइम बनते हैं, क्या नाम है? एनएडी और एनएडीपी। चलिए आइए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए देखो क्या लिखा, यूजली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी रिलीज करते हैं, प्रोटीन, फैट, यस, देख लो। ऑर्गेनिक एसिड को यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन सेल ऑल एनर्जी किस में रिलीज नहीं होती? सेल में, या सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं होती। क्या करते हैं? धीरे धीरे स्टेप में रिलीज करते हैं। सही है, और क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। ठीक, आ जाओ, आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग डालो, रेस्पिरेशन का रोल क्या है? जल्दी जल्दी करो, आज चैप्टर खत्म करना है ये। पढ़ भाई, सिर्फ ताली बजाने से मतलब है, लॉजिक से मतलब ही नहीं है। जल्दी करो, नलायक, जल्दी करो बेटा। रेस्पिरेशन हमारे पास क्या रोल करता है? सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बनाता है एनर्जी, जो स्टोर्ड होती है किसकी फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और एनर्जी रिलीज होती है स्टेप वाइज मैनर में। नहीं, एनर्जी रिलीज होती है किसमें? स्टेप वाइज मैनर में। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, एटीपी अपने आप नहीं टूटता, एटीपी का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। कैसे? कि ये मान लो एडीपी है, ये क्या है? एडीपी। जब मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो पानी देना पड़ेगा, समझो। तो जब एटीपी टूटता है तो साथ में पानी दोगे तो एडीपी और पीआई, और साथ में क्या बनेगी? एनर्जी। क्या बनेगी? एनर्जी। और अगर मुझे एटीपी बनाना है तो एडीपी और पीआई को जोड़ूंगा और साथ में एनर्जी ऐड करूंगा तो रिवर्स रिएक्शन जाएगा। मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ ये आपको समझाने का कि एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। जो फॉस्फेट होता है उसमें जो आखिरी 2 फॉस्फेट हैं उनमें एनर्जी होती है। क्लियर है? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए पानी देना पड़ता है। जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए पानी देना पड़े तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो एटीपी जो है वो हमेशा पानी में टूटता है। इसका यह भी मतलब है कि एटीपी सेल के अंदर काम करता है, बाहर काम नहीं कर सकता, क्योंकि सेल के अंदर 70% पानी है। समझ में आ रहा है? तो एटीपी ऐसे नहीं सिंपल बॉन्ड तोड़ देता, उसको मीडियम चाहिए। मीडियम क्या चाहिए? पानी। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा क्या होता है कि हमारे पास सेल में, इनसाइड सेल हमारे पास बायोसिंथेसिस होती है कंपाउंड्स की। बायोसिंथेसिस अकर फॉर कंपाउंड्स। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि जैसे मान लो मेरे पास ये ग्लूकोज है, जो कार्बन की चेन है हमारे पास, ये ग्लूकोज है। अब क्या होता है कि मान लो ग्लूकोज से 3 कार्बन का ये पाइरुवेट बना। यस, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरीका तो ये है कि इस पूरे प्रोसेस से एनर्जी मिल रही है मुझे, हम जा रहे हैं ऐसे, मुझे क्या मिल रही है? इससे एनर्जी मिल रही है। दूसरा इनका क्या होता है कि मैं पाइरुवेट की जो कार्बन चेन है इसको रेस्पिरेशन से निकाल कर कोई चीज बनाने के लिए यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्लोरोफिल बनाना है तो क्लोरोफिल भी तो कार्बन का बना हुआ है। तो जो कार्बन का बेसिक स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब कार्बन की चेन है, वो कहां से आती है? जो रेस्पिरेशन चल रहा होता है उसमें जो जो चीजें बनती है उनमें से किसी को निकाल लेते हैं
और जाकर उसको यूज कर लेते हैं बनाने के लिए। तो रेस्पिरेशन दो काम करता है, पहला तो एनर्जी देता है, दूसरा क्या देता है, कार्बन स्केलेटन या कार्बन के कंपाउंड, जिनको यूज करके, जिनको रेस्पिरेशन से निकाल कर आप कोई नई चीज बनाना चाहे बना सकते हैं। क्योंकि बॉडी में दोनों प्रकार के रिएक्शन चलते हैं, चीजें तोड़ने के लिए भी और बनाने के लिए भी। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, इनसाइड सेल क्या हो रही है, बायोसिंथेसिस हो रही है, किसके लिए, बायोसिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, ठीक है, बायोसिंथेसिस अकर, ठीक है। तो होता क्या है कि जो कार्बन चेन है कहां से आती है, कार्बन चेन कहां से आती है, फ्रॉम रेस्पिरेटरी, फ्रॉम रेस्पिरेशन ना, रेस्पिरेटरी पाथवे, है ना, उसको यूज कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये पाइरुवेट जो है, इसको हमने किसके लिए निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, किसके लिए निकाल लिया, टेकन आउट फॉर बायोसिंथेसिस, टेकन आउट फॉर बायोसिंथेसिस। मेरी बात समझो, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता रहता है, उसमें बीच में बहुत सारी चीजें बनती हैं, उनमें से कुछ को जरूरत पड़ने पर बाहर निकालकर कुछ बना सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें किसकी हैं, कार्बन की। क्लियर है। तो रेस्पिरेशन दो काम करता है, पहला एनर्जी बनाता है, दूसरा बायोसिंथेसिस के लिए कार्बन के कंपाउंड देता है। अपनी एनसीईआरटी में जो टॉपिक लिखा है डू प्लांट ब्रीथ, उसके जस्ट ऊपर की लाइन देखो, चेक करो, चेक करो, तीसरा पेज रेस्पिरेशन चैप्टर का, दूसरा पेज, सेकंड पेज रेस्पिरेशन चैप्टर का, उसमें लिखा है डू प्लांट ब्रीथ, उसके जस्ट ऊपर लिखी हुई लाइन है, मिली किसी को, वो क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो पहले उस लाइन को। वो कहना चाह रहा है कि कार्बन का कंपाउंड जो है, समझ में आया, उससे कुछ बना सकते हैं, कार्बन स्केलेटन बोल रहा है या कार्बन कंपाउंड बोल रहा है, नहीं मिला बेटा, ये ले ना, यहां लिखा होगा डू प्लांट ब्रीथ से जस्ट ऊपर, हाँ, प्रिकर्सर ऑफ, प्रिकर्सर समझ में आता है, जिससे कोई चीज बनती है, ठीक है। चलो नोट करो, इसे आगे चल रहे हैं। संजय जी नींद आ रही है बेटा, हाँ, तुम्हारे फादर मिलने नहीं आएंगे कभी, मिलने के लिए बुलवाओ, तुम्हारी दिवाली के इंतजाम करते हैं, नहीं नहीं, वो बनवा देते हैं टाइम टेबल, सुबह 2 थप्पड़, दोपहर 2 थप्पड़, शाम में 2 थप्पड़, है ना। हाँ तो और पूरा पक्का करवा देंगे, एकदम अलार्म लगवा देंगे उनके फोन में ना। और संडे संडे डंडा, ताकि कम से कम टेस्ट बदलता रहे, सेम चीज खाते खाते बोर ना हो जाओ तुम, है ना, है। और कोई जो पेरेंट्स से मिलवाना चाह रहा हो, है ना, हाँ, ठीक है, कुछ का तो इंतजाम कर देंगे, यहां से मारते ले जाए घर तक, नहीं, तो भाई लिखता नहीं है, लिख लिया, नोट्स है तो फिर एनसीईआरटी पढ़ो, वो भी है, हॉस्टल में रहता है, घर पे रहता है, कहाँ रहता है, रूम पे। चलो जल्दी लिख लिया, 2 लाइनें लिखी यार, तुम लोग कितना धीरे लिखोगे, हेडिंग डालो, अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये 3 फॉस्फेट होते हैं यहां पर, ये इनको यहां तक एडीपी कहते हैं, ये तीनों फॉस्फेट, ये कुछ और है, स्ट्रक्चर थोड़ी पता तुम्हें, 1 2 3 फॉस्फेट है, इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो क्या देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, यही पढ़ाया जा रहा है बस,
तो इस डायरेक्शन में बॉन्ड टूट रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, जब बनेगा तो क्या रिलीज होगा, पानी, और जब टूटेगा तो पानी चाहिए। एटीपी टूटने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए सब जगह लिखा रहता है एटीपी हाइड्रोलिसिस गिव एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस समझ में आता है, हाँ, पानी की प्रेजेंस में टूटेगा है। चलिए चालू करते हैं अगला टॉपिक। हेडिंग डालो, डू प्लांट ब्रीथ, लिखो डू प्लांट ब्रीथ जल्दी। नाउ चप, यस बोल रहा है, डू प्लांट ब्रीथ, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, डू प्लांट ब्रीथ। अब सुनो ध्यान से, हाँ तुम प्लांट से ना पूछो, मेरे से मैं बताऊंगा, है ना, इधर ध्यान दो, सारे मेरी बात सुनो ध्यान से। सवाल ये है कि प्लांट ब्रीथ करते हैं, इस सवाल को पूछ क्यों रहा है आपसे, वो ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है। कृपया करके ध्यान से सुने सारी बातें, इस पूरे चैप्टर में प्लांट की यहीं पे बात की गई है, नहीं तो सेल के अंदर चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि प्लांट ब्रीथ करते हैं, तो सबसे पहले प्लांट ब्रीथ नहीं करते, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। गैसेस एक्सचेंज का मतलब उन्हें क्या चाहिए, CO2 चाहिए, वो ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं दिन के समय, और रात के समय उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 बाहर फेंकते हैं। तो प्लांट सिर्फ क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ट्रांसपोर्ट नहीं होने का क्या मतलब है, जैसे हमारे अंदर गैस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जहां गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और जहां गैस यूज हो रही है, दोनों लोकेशन में बहुत डिस्टेंस है। गैस एक्सचेंज कहां हो रहा है, लंग्स में, यूज कहां होना है, टिश्यू में, सेल में, तो वहां पर डिस्टेंस बहुत है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सही है, प्लांट में कह रहा है कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर सिर्फ डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस। हम हम क्या करेंगे, हम उसको गैस को डिफ्यूजन से ले जाते हैं। अब सवाल ये है कि डिफ्यूजन और जो ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड में है, कौन सा प्रोसेस फास्ट है, ट्रांसपोर्ट। अगर डिफ्यूजन से हो रहा होता तो हम डिफ्यूजन से ही कर लेते, ब्लड क्यों बनाते हैं। ये समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ना, बहुत तेजी से घट जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, रैंडम प्रोसेस है। तो हमारे अंदर डिफ्यूजन भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, प्लांट में सिर्फ क्या होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस के लिए। दूसरी चीज क्या है कि हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इस तरह की एनर्जी किसको नहीं चाहिए होती, किसको नहीं चाहिए, एनी मतलब प्लांट्स को नहीं चाहिए। तो प्लांट में रूट स्टेम लीफ की एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, इसका सीधा सीधा मतलब है ऑक्सीजन कम चाहिए। और जिस पार्ट को ज्यादा चाहिए, जैसे मान लो लीफ है, सिर्फ लीफ ही ज्यादा एक्सचेंज दिखाता है, उसके लिए उसमें स्टोमेटा होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लांट में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, डिफ्यूजन। दूसरा, प्लांट को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर एनर्जी कम चाहिए तो ऑक्सीजन कम चाहिए, और उतनी ऑक्सीजन उसकी डिफ्यूजन से चल जाती है। रूट स्टेम लीफ जो होता है, उसमें लीफ को ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वो पूरी हो जाती है कैसे, गैसियस एक्सचेंज से, खासकर स्टोमेटा से। ये समझ में आ रहा है। या स्टेम में उसके लिए लेंटिसेल होते हैं। लेंटिसेल क्या होता है, स्टेम के सरफेस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर है, बोलो, ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास क्लियर रखें अपने दिमाग में कि प्लांट में काम डिफ्यूजन से चल जाता है, प्लांट को एनर्जी कम चाहिए, कम ऑक्सीजन से चल जाता है, और जो चाहिए वो स्टोमेटा लेंटिसेल से हो जाता है। तीसरी चीज क्या है, ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को डीप ले जाना, डीप टिश्यूज में ले जाना। सही है, प्लांट के अंदर डीप टिश्यू डेड होते हैं। देखो, सबसे पहले तीन स्ट्रक्चर है, लीफ, स्टेम, रूट। लीफ जो होती है वो चपटी होती है, तो उसमें तो डिफ्यूजन में प्रॉब्लम नहीं है। जो बल्की पार्ट है, बल्की मतलब मोटा, स्टेम और रूट है। तो जो स्टेम खासकर है, उसका अंदर का लकड़ी डेड होता है, जिसे हम हार्टवुड कहते हैं।
सही है, अंदर की लकड़ी क्या होती है, डेड। तो लिविंग सेल उस प्लांट के सिर्फ कहां पर है, सरफेस पे, और वो काम किससे चल जाता है, डिफ्यूजन से। तीन बातें समझ में आ रही है। पहला पॉइंट कि काम डिफ्यूजन से चल जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, एनर्जी कम चाहिए, और जो भी चाहिए लीफ से, स्टेम से, रूट अपना काम खुद चला लेते हैं। तीसरा क्या है, बल्कि पार्ट जो है उनके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेड होता है। तो लिविंग सेल सिर्फ सरफेस में, डिफ्यूजन से काम चल जाएगा। तो प्लांट ब्रीद नहीं करते, क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो पहले, एनसीईआरटी पढ़ो, डू प्लांट ब्रीथ की, वहां तक पढ़ो जहां एक येलो लाइन में रिएक्शन लिखा है उसके ऊपर तक। इसलिए नहीं, लीफ क्या है, वो करती है ट्रांसपिरेशन, तो उसमें गैसेस एक्सचेंज ज्यादा है। गैसेस एक्सचेंज हाईएस्ट किसके पास है, लीफ के पास। उसके लिए उसने स्टोमेटा रख लिया, स्टेम ने सरफेस पे कुछ लेंटिसल रख लिया, और स्टेम में अंदर असल में क्या है, लीफ तो चपटी है, उसको चाहिए भी कम, और जो चाहिए हो जा रहा है। स्टेम को कम चाहिए, क्यों, क्योंकि बीच का पार्ट क्या है, डेड है। नहीं नहीं बेटा, ब्रीदिंग का मतलब होता है कि प्रॉपर सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर एक मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, वो हमारे प्लांट के अंदर नहीं है। प्लांट के अंदर सिर्फ किसका मैकेनिज्म है, एक्सचेंज का। हमारे यहाँ वो एक्सचेंज कहाँ होता है, लंग्स में। हाँ, लंग्स में बेसिकली। ठीक है, पढ़ो। नहीं, लीफ के पास स्टोमेटा है क्योंकि गैसेस एक्सचेंज ज्यादा है, एनर्जी उसको भी कम चाहिए। हाँ, गैस कम चाहिए तो असल में दो बातें यहां पर, पहले तो ऑक्सीजन कम चाहिए, और जितनी चाहिए वो डिफ्यूजन से हो जाती है, बस। ये सारे पॉइंट्स का यही मतलब है, पहले तो ऑक्सीजन कम चाहिए, और जितनी चाहिए वो डिफ्यूजन से हो जाते हैं। डिफ्यूजन के बिना गैस एक्सचेंज ही नहीं होगी। सही है। वो पढ़ लिख भाई जल्दी, वो पढ़ एनसीईआरटी। भाई अपनी भाषा में पढ़ लो एनसीईआरटी, कुछ कुछ समझ आ जाएगी। हो गया, ध्यान से पढ़ना, समझ आए। बल्कि पढ़ा बताया तो मोटे बड़े, बड़े प्लांट के अंदर का पार्ट क्या है, डेड है। तो लिविंग पार्ट कहाँ है, सरफेस पे, वो डिफ्यूजन से हो जाएगा। पूछो, कोई लाइन समझ नहीं आ रही है। लेंटिसल स्टेम के ऊपर वो होता है, हाँ, ये होता है लेंटिसल। समझ में आ रहा है, इनकी मदद से एक्सचेंज हो जाता है। हाँ बेटा, प्लांट पे ज्यादा डिमांड है नहीं गैसेस एक्सचेंज की, क्योंकि एनर्जी कम चाहिए। एनर्जी कम चाहिए तो गैसेस एक्सचेंज कम चाहिए, और जितना चाहिए उतना हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई, इसको नोट करेंगे। बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में आ रहा है, पढ़ लो एक बार जल्दी, जल्दी करो बेटा। हम्म, ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ईच प्लांट कैन फुलफिल इट्स ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है, कैसे, डिफ्यूजन से। कैसे फुलफिल करेगा, बाय डिफ्यूजन। तो गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ डिफ्यूजन होता है। दूसरा, प्लांट रेस्पायर विद लेस रेट।
ठीक है, लेस एनर्जी रिक्वायर है। रूट स्टेम लीफ की क्या है बेटा, डिमांड कम है। क्या है, डिमांड ही कम है। सही है, डिमांड कम है। होता क्या है कि लीफ में सिर्फ ज्यादा मोर गैस एक्सचेंज होता है। मोर क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। और वो कैसे फुलफिल हो जाता है, फुलफिल बाय स्टोमेटा, फुलफिल बाय स्टोमेटा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, वो बात समझ में आ रही है, क्लियर। बहुत कम डिफ्यूजन से, वो भी कोई ऑर्गन नहीं है भाई, थोड़ा ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट बोल दिया, लेकिन बहुत कम। और स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल। चलो जल्दी लिखो, है सी में लिखा है डिस्टेंस विच डिफ्यूजन अकर इज वेरी लेस। सही है, बहुत कम है। इवन इन बल्क बहुत कम है। लीफ क्यों, रीजन, लीफ तो फ्लैट है। रीजन क्या है, लीफ इज फ्लैट। एंड जो बल्की पार्ट है, बल्की पार्ट का इनर पार्ट, बल्की समझ में आता है, मोटी स्टेम है ना, लीफ तो स्टेम है। और जो बल्की पार्ट है, बल्की पार्ट क्या होता है, थिक स्टेम। सही है, थिक स्टेम, उसका इनर पार्ट डेड है। तो लिविंग टिश्यूज कहां है, सरफेस पे। ये वाली बात समझ में आ रही है, ओनली इन ऑन सरफेस। तुम्हें पॉइंट समझ में आ गए हैं सारे, यही ध्यान रखने बस वहां पे, क्लियर है। वो इसी के अराउंड पूछेगा, जल्दी करो बेटा। क्या चीज बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ईच प्लांट कैन, ईच प्लांट पार्ट कैन फुलफिल इट्स ओन रिक्वायरमेंट। येलो से ऊपर, सबसे पहले ब्रीदिंग गिव ऑक्सीजन, डज प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, यस। ब्रीदिंग क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। डज प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, यस। बट प्लांट क्या है, ब्रीद नहीं करता, नॉट ब्रीद लाइक एनिमल्स, यस। क्या नहीं करता, एनिमल्स की तरह ब्रीद नहीं करता, ऑर्गन्स नहीं होते, पर उसको ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर है, नोट करो थोड़ा जल्दी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी प्लांट में नहीं है, लिटिल मतलब यार नहीं, लगभग ना के बराबर। चलो जल्दी करो। चलिए लिख लिया। क्या बात है,
लिख लिया? ठीक है, तुम इस साल अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है? हाँ हाँ। राइटिंग से क्या करना है भाई, आना भी तो चाहिए कुछ, है? राइटिंग तो तब आएगी जो कुछ आता हो, है ना? ना टीचर बन, बिल्कुल बन। मैं तो कहता हूँ कि टीचर बनना जरूरी है तुझे। हाँ, जब तक कुछ खराब टीचर नहीं होगे, अच्छे टीचर की वैल्यू कैसे आएगी? सही है ना? हाँ, उसमें दो तीन चीजें हैं। एक, जैसे ही जिस दिन पहले दिन ज्वाइन करियो सीधे 10 साल का एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है? क्लियर है? और तीन चार बढ़िया ट्रक के पीछे वाली शायरी याद कर लेनी है, जो नीचे नहीं लिखी रहती, जगह मिलने पे पास दिया जाएगा, वैसे वाली शायरी याद कर लेना, ठीक है? हाँ, सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना, उससे क्या हो जाएगा, पढ़ाने का मन करेगा, वो क्लास में बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? चलिए चालू करेंगे, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बेटा। हाउ एनर्जी इज रिलीज, इस पे बात कर रहे हैं। उससे पहले एक बार टॉपिक देखते हैं, लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है क्या? लूज पैकिंग का मतलब है सेल्स के बीच में गैप है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। लूज मतलब दूर दूर, पैकिंग मतलब सेल्स की अरेंजमेंट, पैरेनकाइमा सेल्स मतलब जो नॉर्मल सेल्स हैं वो दूर दूर है ताकि क्या हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। ये किसकी बात कर रहा है? स्पॉन्जी पैरेनकाइमा की, ठीक है? क्लियर? अब देखो, ध्यान सुने बेटा, हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सुने ध्यान से सब लोग, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर बोर्ड पे ध्यान दो सारे, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक स्कीम ऑफ रेस्पिरेशन, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहां देखेंगे, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो, यहां पर बेसिक लिखा हुआ है, बेसिक स्कीम ऑफ रेस्पिरेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ पॉइंट्स लिखो जो बोल रहा हूं आपको, फिर समझेंगे। हमारे पास क्या होता है बेटा, इनसाइड सेल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, क्या होगी, ऑक्सीडेशन अकर। अब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है स्टेप्स में, एनर्जी रिलीज होती है स्टेप्स में। सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज इज मेन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ट्रैप इनटू एटीपी, उस एनर्जी को किस में रोक लेते हैं, एटीपी में। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, सबसे पहला ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन है मेरे पास, ग्लूकोज है। कौन है मेरे पास, ग्लूकोज है, ठीक है? उसके लिए हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 6H2O। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, व्हेन ऑक्सीडेशन कंप्लीट, व्हेन ऑक्सीडेशन अकर, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगी और CO2 एंड H2O बनेगा। ये एक बेसिक रिएक्शन है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में है, उससे कंपाउंड बनता है जिसको पाइरुवेट कहते हैं। कितने कार्बन है पाइरुवेट, 3 कार्बन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ये कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। सिंगल स्टेप है, एक से ज्यादा स्टेप है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, पाथवे बोलेंगे,
पाथवे बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से सुने बेटा, ये सब लोग कृपया करके ध्यान से सुने, लिखे नहीं, 2 मिनट। आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चे, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये हमारे पास उसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, फोल्डिंग को क्रिस्टे बोलते हैं। अब ये पाइरुवेट अंदर आ गया, ठीक। अब जो पाइरुवेट अंदर आया है उससे बनता है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए से हम बनाते हैं क्रैब साइकिल करते हैं। इस वाले रिएक्शन को कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। इसी में CO2 बाहर निकलती है पहले, ठीक है, उसके बाद क्रैब साइकिल से भी CO2 बाहर निकल जाती है ऐसे। पाइरुवेट में कितनी कार्बन थी? 3 कार्बन। तो पाइरुवेट की 3 कार्बन की तीनों CO2 एक लिंक रिएक्शन में और 2 क्रैब साइकिल में बाहर आ जाती है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इस वाले प्रोसेस में कोई CO2 निकलती नहीं है ग्लाइकोलिसिस में। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है बेटा, आपके जो दिमाग में बिठाना आपने, कि इन सभी रिएक्शन में कंपाउंड बनता है जिसका नाम NADH है। इन सभी रिएक्शन में यहां भी मेरे पास NADH बनेगा, यहां भी मेरे पास क्या बनेगा? NADH बनेगा, और यहां भी मेरे पास NADH बनेगा। ये NADH किससे बना है? NAD से। किससे बना है? NAD से। किससे बना है हमारे पास? NAD से बना है। समझो ध्यान से, ये जो NADH है हमारे पास बेटा, वो किससे बना है? NAD से। अब जरा समझना ध्यान से, NADH अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसे ETS कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन पर हमारे पास ETS होती है, ETS। उस ETS को इलेक्ट्रॉन कौन दे देता है? NAD। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन कैरियर को मिलते हैं वो मूव करते हैं, खर्च नहीं होते। याद है? PS2 PS1 के बीच में खर्च नहीं होते थे। तो इलेक्ट्रॉन किसने किसको दिया? NADH ने। समझ में आ रहा है? देखो, ग्लाइकोलिसिस में NADH बना, लिंक रिएक्शन में NADH बना, क्रैब साइकिल में NADH बना। NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? ETS को। किसको दे दिए? ETS को दे दिए। ETS पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली जाकर मिलते हैं ऑक्सीजन को, और प्रोटॉन के साथ वो बना देते हैं पानी। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस इनर मेम्ब्रेन पर पानी बन रहा है, इस मैट्रिक्स वाली जगह पर CO2 बन रहा है। समझ में आ रहा है? CO2 कहां बन रहा है? ये स्ट्रोम मैट्रिक्स बोल रहे हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा बोलते हैं। तो लिंक रिएक्शन, ये यहां CO2 बन रहा है, ठीक है। अब एनर्जी कहां रिलीज हो रही है? देखो, मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, इसको क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। एनर्जी स्टोर हो गई NADH के फॉर्म में। ग्लाइकोलिसिस किया तो वहां डायरेक्ट ATP भी बनता है, पर उसके साथ क्या बनता है? NADH। तो ये जो NADH बना, इसको यहां ले आए, तो ग्लाइकोलिसिस का NADH अंदर, लिंक रिएक्शन का ये रहा, क्रैब साइकिल का ये रहा। जो भी NADH है उसको वापसी कन्वर्ट किया NAD प्लस में। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मूव किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। सिमिलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन PS2 PS1 के बीच में थी, ऐसी चेन वहां थी। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो खर्च नहीं होते, उनकी ऊर्जा खर्च होती है। इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिले? ऑक्सीजन को। फोटोसिंथेसिस में किसको मिलते थे? PS1 को। उसके बाद NADP प्लस को। तो फोटोसिंथेसिस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? NADP प्लस। यहां फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो पानी बनाती है उसे कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। ये जो पानी हमने लिखा है वो पानी है जो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या सिग्निफिकेंस है? पहला, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उससे पानी बनाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही CO2 रिलीज करता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट है कि वही ऑक्सीजन यूज कर रहा है इनर मेम्ब्रेन पर, वही बना रहा है पानी जो बाहर आता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और वही क्या रिलीज करता है? CO2। क्या रिलीज करता है? CO2। ये समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट से एक लिंक रिएक्शन होगा, एक क्रैब साइकिल होगा। क्लियर है? ये ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में।
अब आप जरा देखो ध्यान से बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन यूज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो ग्लाइकोलिसिस, ऐसा देखो, ग्लाइकोलिसिस है ना जो ऑक्सीजन यूज नहीं करता, ग्लाइकोलिसिस क्या यूज नहीं करता, यू नॉट यूज ऑक्सीजन, क्या यूज नहीं करता, ऑक्सीजन यूज नहीं करता, नॉट यूज ऑक्सीजन। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, जो एनएरोबिक होते हैं, एनएरोबिक होते हैं जिनमें क्या है, नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, जिनके आसपास एनएरोबिक कंडीशन में कोई ऑक्सीजन नहीं होती, क्लियर है, तो उनमें भी क्या होती है, उनमें भी क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है। तो सच ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो ग्लाइकोलिसिस। मैं यहां पर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बेसिक समझा रहा हूं, हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना है, हम अब सेल के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन होने की दो लोकेशन होती है, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, दो लोकेशन है। अगर आपसे लोकेशन का क्वेश्चन आए तो दो है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, चाहे उनको ऑक्सीजन मिले चाहे ना मिले। अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस में कहीं नहीं लगती, ऑक्सीजन लास्ट में जाकर लग रही है, सही है, लास्ट में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में लग रही है। तो ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस में नहीं लग रही। जो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक कंडीशन में आए थे, जिन्हें हम मिथेनोजन कहते हैं, सही है, और अर्थ पर पहले ऑक्सीजन थी ही नहीं, अर्थ पर पहले क्या नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हम में, आप में, बाहर बैक्टीरिया, गाय भैंस, प्लांट, सबके सेल में कॉमन प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं कर रहे। ग्लाइकोलिसिस सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, और हमारे पास वो कॉमन है एरोबिक और एनएरोबिक में, क्लियर है। और अर्थ पर पहले ऑक्सीजन नहीं थी, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस आई होगी। समझ में आ रहा है, जो दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में, ये समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है। और सबसे पहले एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म आए थे, क्लियर, दो बातें यहां पर, सबसे पहले एनएरोबिक आए, और सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस कोई पार्ट नहीं एरोबिक रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, सही है, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन लग नहीं रही, क्लियर है, बोलो, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि पाइरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, वो पाइरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके दो बड़े रिएक्शन होते हैं, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, सही है। पाइरुवेट पूरा खर्च हो जाता है, खर्च हो जाने के बाद जो हमने पैसे बनाए वो NADH थे, वो क्या थे, NADH थे। अब उस पैसों से हम करेंसी चेंज करेंगे। हमने क्या किया, मान लो लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल में गोल्ड बनाया NADH, अब उस गोल्ड से हमें पैसे बनाने हैं जो ATP है, ठीक है, तो हम उसे एक्सचेंज करेंगे। कैसे एक्सचेंज करेंगे, NADH अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होते, क्या खर्च होता है, एनर्जी। उस एनर्जी को खर्च करके मैं यहां पर प्रोटॉन इकट्ठा कर देता हूं, यस। जब ये प्रोटॉन वापसी आते हैं, अब आप सोचो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और प्रोटॉन कहीं दूसरी तरफ इकट्ठा करना है, तो क्या मुझे हाइड्रोजन कैरियर लगेगा, समझ आ रहा है, क्लियर है। हाइड्रोजन कैरियर क्या करेगा, इधर से उठाकर उधर फेंकेगा, तो हाइड्रोजन कैरियर होना चाहिए। तो मेरे पास इस ETS में भी कोई ना कोई हाइड्रोजन कैरियर होंगे जो प्रोटॉन को यहां इकट्ठा करेंगे, और इस मेम्ब्रेन पर मेरे पास F0F1 पार्टिकल क्या होगा, F0F1 पार्टिकल जो ATP बनाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब अगली बात यह है कि ग्लाइकोलिसिस जो थी वो साइटोप्लाज्म में आई थी। ग्लाइकोलिसिस सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, पहले ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, सही है। तो एरोबिक और एनएरोबिक में दोनों में कॉमन कौन है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कॉमन है, दोनों में होता है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया पूछो। बेटा अभी चैप्टर चालू हुआ है, तो उसके आगे का पूछेगी तो मैं क्यों बताऊंगा। हाँ भाई, और पूछो। बेटा वायरस इज नॉट ऑर्गेनिज्म, नहीं तो हम वायरस छोड़ेंगे, हम सीधे बोलेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्लाइकोलिसिस। सब में सेल है, जिसमें भी सेल है सब में ग्लाइकोलिसिस होती है। अभी बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ ये समझ
ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, तीनों में एनएडीएच बनता है, ऊर्जा है, उसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी में। हाँ, उसको ऑक्सीडेशन करा के। हाँ, इसमें और उसमें डिफरेंस है, वहां फॉस्फेट है, यहाँ पे, यहाँ पर एनएडीएच यूज करेंगे और वहां यूज करते थे एनएडीपीएच। वो क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट से यहां तो लाएंगे नहीं। क्लियर है? सही है। यहां पर जो चलता है वो क्या चलता है, एनएडी और एनएडीएच। वहां क्या चल रहा था, एनएडीपी और एनएडीपीएच। ये दो जगह नहीं, प्लांट में भी चल रहा है, पर प्लांट में एनएडीपीएच कहां बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये प्रोसेस कहां चल रहा है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लांट के साइटोप्लाज्म में एनएडीएच होगा। अगर मैं बोलूं प्लांट में एनएडीएच और एनएडीपीएच दोनों है, ट्रू। सही है। हाँ, हाँ, एनर्जी एटीपी है। यहां क्या लिखेगा, एटीपी, एनर्जी। जल्दी बनाओ भाई, जल्दी करो। हम ग्लाइकोलिसिस की वजह से कह रहे हैं कि पहले एनारोबिक आए थे, पहले ऑक्सीजन नहीं थी और ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। हाँ, तो क्या हो गया उसमें, तो उसमें भी ग्लाइकोलिसिस होती है। क्या पूछ रही है, प्रॉपर पूछ। तो ऑक्सीजन में सरवाइव करते तो माइटोकॉन्ड्रिया में चाहिए ना ऑक्सीजन, चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही। ठीक है। हाथ ग्लाइकोलिसिस होती है, पर ग्लाइकोलिसिस रुक जाती है कुछ टाइम के बाद क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक सेल में। मेरी बात सुन, लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन अगर नहीं हो तो लाइट भी रुक जाएगा क्योंकि एनएडी वापसी नहीं बनेगा। ऐसे ही एनएडीएच खर्च हो रहा है अंदर जाकर, अगर ये खर्च नहीं होगा तो वापसी क्या नहीं मिलेगा, एनएडी प्लस। एनएडी यहां चाहिए ग्लाइकोलिसिस में। तो जो एरोबिक वाले होते हैं ना, एरोबिक वाले में अगर मान लो एरोबिक वाले को ऑक्सीजन ना मिले तो ये पूरा काम नहीं करेगा, जब ये काम नहीं करेगा तो ये भी नहीं करता है। एनएरोबिक कुछ ना कुछ इंतजाम रखता है। हाँ, कुछ ना, नहीं, उसके पास कुछ होता है कि किसी तरीके से बिना ऑक्सीजन के, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के हम एनएडीएच का क्या करेंगे। क्लियर है? मेरी बात ऐसे समझ ध्यान से बेटा, एक प्रोसेस है, हमने यहां से बाल्टी में पानी भरा, उधर डाल दिया, अब दोबारा पानी भरने के लिए खाली बाल्टी चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ एनएडी प्लस वापसी चाहिए मुझे, तब चलेगा। तो एरोबिक में वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक में किसी और तरीके से करता है। ठीक है, और कोई पूछो। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, एनएडीएच एनएडी प्लस में नहीं टूटेगा। ठीक है। लिख लिया। कौन पहले इवॉल्व हुए थे, एरोबिक एनारोबिक। एनारोबिक, क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं थी। दोनों में कौन सा प्रोसेस कॉमन है, ग्लाइकोलिसिस। कोई एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का नाम जानते हो, मिथेनोजन। ठीक है। हाँ, हाँ भाई, कुछ इंतजाम था ना। पहले ऑक्सीजन नहीं था तो तू भी नहीं था, मैं भी नहीं था। नहीं। हाँ, अब ऑक्सीजन है तो हम कर रह के भी क्या कर ले रहे हैं, नहीं, है ना। एरोबिक में पर वो तेरे सिलेबस में नहीं ना, उसकी बात करनी। ठीक है। लिख लिया, जल्दी। आज ग्लाइकोलिसिस करना भाई।
बस भाई, कोई जानकारी, अभी इसको मना किया, तुझे अलग से मना करूं? जल्दी। लिख लिया? कोई गिटार बजाता तुम में से? हाँ, नहीं है? गिटार बजा रहा है घर पे? ठीक। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आना चाहिए। है? क्या हो रहा है? हाँ सही बात है। नालायक, रोजगार करेगा। कल एक बच्चे का फोन आया, 690 नंबर, गवर्नमेंट कॉलेज में, कह रहा सर कॉलेज छोड़ने का मन कर रहा है, यहाँ मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं कहा क्या करेगा, कह रहा रील बनाऊंगा और वो चलाऊंगा, क्या नाम है, गिटार बजाऊंगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पॉइंट ये है। अच्छा, उसका कहना ये था कि हमने सर सर को देखा, सर ने अपना पैशन फॉलो किया, अलग सर की बात कर रहा होगा। हमने पैशन फॉलो किया, सर ने पैशन फॉलो करके इतना बड़ा एम्पायर बना दिया। तो किसी चीज को करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, अगर तुम डॉक्टर इंजीनियर कुछ हो तो तुम्हारी कोई बात सुनेगा, नहीं तो कोई बात भी नहीं सुनेगा। ठीक है, वो पंचायत सीरियल आता है ना, वो आईआईटी का बंदा है, तो लोग थोड़ा सीरियस लेते हैं, नहीं तो सीरियस ही नहीं लेगा आदमी। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, गिटार तुम कॉलेज में जाके बजाओगे तो रील बनेगी, रोड पे बजाओगे तो पैसा मिलेगा। बाकी तुम समझदार हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको आधा पौना घंटा समझाना पड़ा, नहीं तो वो कॉलेज छोड़ने वाला था। हाँ, वो बहुत देर तक, मतलब मोटिवेट वाली बात नहीं है, बात ये कि हम समझ नहीं पाए अभी भी। पैशन सर का कभी टीचिंग था नहीं, एक्टिंग पैशन है, नहीं तो वो छोड़ते नहीं उसे। अभी तुम्हें समझ ही नहीं आएगी बात। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी बात ये। तुम अपना पैशन सबसे ज्यादा कब करोगे, जब सबसे ज्यादा पैसा होगा। ठीक है, तुम उसको उस वक्त कब कैसे छोड़ सकते हो, जब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है। नहीं छोड़ सकते, अगर वो पैशन है एक्चुअल में, और इतनी जल्दी छूटता नहीं है। इसलिए मैंने उसको आराम से समझाया, कुछ ऐसी बातें बताई, तू पहले सच पे आ जा। ग्राउंड में कुछ नहीं चलता है ऐसा, ऐसी कोई बातें नहीं होती बैकग्राउंड में कि देखो हम देश के लिए भला कर, कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करता। ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ है, हमारी भी फैमिली है, सब लोग जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। ठीक है, आप अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। बस क्या रहता है, कुछ एक एज के बाद कुछ बेसिक इथिक्स डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप क्या कर सकते हो, किसी भी रीजन से अपने दोस्त का पेन चुरा लोगे, नोट्स छुपा दोगे, वो पास ना हो जाए। एक एज के बाद वो चीज आप नहीं करोगे, क्योंकि इथिक्स आ जाते हैं। इतना ही डिफरेंस होता है आप में हम में, और कुछ नहीं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बैठ के प्लानिंग हो रही है कि देश को कैसे आगे ले जाए, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है किसी की। मैं क्लियर बोल रहा हूं आप लोग को, दिमाग अपना सही रखो, पढ़ाई करो। उल्टा सीधा, हाँ उल्टा सीधा चीजों में मत पड़ो। पैशन से ज्यादा जरूरी इस वक्त रोजगार है भाई। हाँ, नहीं तो फंस जाओगे ना जिस दिन, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। नहीं, मैं नहीं हूँगा, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है। सुधांशु सर होंगे? ठीक है, चलो भाई यार, बहुत बढ़िया। चलो, लिख लिया? ये वाली लाइनें हैं बेटा, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। हेडिंग डालो ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं, चलो हेडिंग डालो ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। इसी के अराउंड हम लोग बात करेंगे। हेडिंग डालो ग्लाइकोलिसिस, ये जो मैंने चीजें लिखी हैं इसके अराउंड हम बात करेंगे। बोर्ड पे देखो सारे, बोर्ड पे देखो सब लोग। ग्लूकोज से हम पायरुवेट बना रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले बोर्ड पे देखो सब लोग,
ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 रिएक्शन है। जितने रिएक्शन होते हैं उतने एंजाइम होते हैं नॉर्मली। समझ में आ रहा है? टोटल इसमें 10 स्टेप है, 10 एंजाइम है। पहला पॉइंट, ये हो कहां रहा है? साइटोप्लाज्म में। अब इधर देखो, ग्लूकोज कितने कार्बन है? 6 कार्बन का। यहां पर मेरे पास पाइरुवेट बन रहा है। क्या बन रहा है? पाइरुवेट बन रहा है। पाइरुवेट और ग्लूकोज में फर्क यह है कि ग्लूकोज शुगर है, ये क्या है? शुगर है। इसको ऑक्सीडाइज कर दिया हमने एसिड में। किस में ऑक्सीडाइज कर दिया है? एसिड में। ये पहला स्टेप है। देखो ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग क्या है? ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर, यस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। ये ग्रीक शब्द है। लोकेशन इसकी क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसका एक और नाम ईएमपी है। ईएमपी में साइंटिस्ट का नाम है एम्बीडन, एम से मेयरहॉफ, ठीक है, और पी से परनास। क्लियर? तो एम्बेडन, मेयरहॉफ, परनास, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर हमारे पास इस पाथवे का नाम है। ये कितने साइंटिस्ट हैं हमारे पास? 3 साइंटिस्ट हैं। हाँ भाई, ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। सही है, इसलिए प्रोसेस साइटोप्लाज्म में। ये किस तरह का ऑक्सीडेशन है? सुनो, इसमें कोई CO2 नहीं बनी, कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है। सही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है। तो इस ऐसे ऑक्सीडेशन को कहते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं? पार्शियल। इसमें कोई CO2 नहीं बनी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं, CO2 प्रोड्यूस है नहीं। अकर इन ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनएरोबिक हो। यस, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। नंबर ऑफ स्टेप हमारे पास टोटल कितने हैं? 10। ठीक है, टोटल कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप हैं। अब सुनो ध्यान से सारे बच्चे। प्लांट में ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। तो लीफ में ग्लूकोज बनता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज जाता है, ठीक है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में। अब मान लो सुक्रोज चला गया रूट सेल पे, गो इनटू रूट सेल। ये वाला सेल क्या है? रूट सेल। अब सुक्रोज का क्या होगा? सुनो ध्यान से। सुक्रोज हमारे पास होता है कितने कार्बन? 12 कार्बन। उसको एक एंजाइम तोड़ता है, उसका नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है? इन्वर्टेज। और वो तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये दोनों कितने कार्बन की शुगर है? 6। ये दोनों एंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ये दोनों एंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस में। अब कौन बच्चा बताएगा, क्या दोनों सेम जगह एंटर करते हैं? अलग अलग? अलग अलग, कंपाउंड अलग अलग है। लेकिन होगा क्या, फ्रक्टोज तभी एंटर कर सकता है जब इसमें फ्रक्टोज बन रहा हो। समझ में आ रहा है? देखो मेरी बात समझो। अगर इसमें कहीं पर फ्रक्टोज बन रहा है तो फ्रक्टोज तभी वहां घुस सकता है। यही तो कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, तभी घुस सकता है। अच्छा, अगर नहीं बन रहा है तो कैसे घुस सकता है? फ्रक्टोज क्या करे, कोई ऐसा कंपाउंड बनाए पी जो इसमें हो, उसके थ्रू घुस सकता है उन पूरे स्टेप में। तो कोई भी ग्लाइकोलिसिस में तब जा सकता है या तो वो उसमें बनता हो, नहीं तो वो किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए जो इसमें बनता हो। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। तो ये चीज करेंगे, ध्यान नोट करो। एक भी बात नहीं समझ में आई? सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई? पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ग्लाइकोज मतलब शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म। साइंटिस्ट के नाम एम्बेडन, मेयर ऑफ, परनास। ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसा है? पार्शियल।
क्योंकि कोई CO2 नहीं बनी, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए नहीं, कहां होगा, सभी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग नॉन लिविंग। लीफ ग्लूकोज बनाती है, ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होता है, सुक्रोज। सुक्रोज 12 कार्बन है। तो जब सुक्रोज को तोड़ते हैं, तोड़ता कौन है, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम। इन्वर्टेज क्या है, एंजाइम है। तो इन्वर्टेज कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। वो किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये दोनों एंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस में। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि कोई भी चीज इस ग्लाइकोलिसिस में जा सकती है अगर वो उसमें प्रेजेंट है या किसी से कन्वर्ट हो जाए उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आप में से वो जब पढ़ते हो ब्रीदिंग वाला चैप्टर, वहीं कंपाउंड है 2,3-BPG। नहीं छोड़ दो, वो अब तुम्हें पढ़ाया भी नहीं आता, जरूरत भी नहीं है, सही बात है। वो हम क्या करते हैं, एक एसिड होता है, पीएच होती है, जिसकी वजह से वो कर्व लेफ्ट राइट शिफ्ट करता है मसल में, है ना। वो एसिड इस ग्लाइकोलिसिस में, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लो मेरे पास एक 3 कार्बन का ग्लिसरॉल है, सुनो ध्यान से, ये 3 कार्बन का ग्लिसरॉल है, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है, तीनों पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये कहीं पर ग्लाइकोलिसिस में अगर एंटर करेगा तो उस जगह एंटर करेगा जहां 3 कार्बन की शुगर होगी। ये डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, तो इसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे, अपने आप घुस जाएगा। समझ आ रहा है। तो कोई भी किसी स्टेप में कैसे घुस सकता है, या तो उस स्टेप का पार्ट हो या किसी से कन्वर्ट हो जाए। समझ आ रहा है, उसको उसमें क्या कर दें, कन्वर्ट कर दे। समझ आ गया, वो है। तो अब ये कहां घुसेगा, ग्लूकोज में नहीं जा सकता, ये वहां घुसेगा जहां पर 3 कार्बन होगी इसमें। क्लियर, उस तरीके से सोचना। में क्या पूछ रही बेटा, और पूछ, कोई कुछ पूछ रहा है, हाँ। सुक्रोज नॉन रिएक्टिव होता है किसी भी, हाँ ग्लूकोज रिएक्टिव ज्यादा है। तो किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज उस फॉर्म में करते हैं जो फॉर्म रिएक्टिव हो, नॉन रिएक्टिव हो, बस ठीक। ग्लूकोज रिएक्टिव का मतलब होता है रिएक्शन कर जाता है, सुक्रोज नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल तो आप तो, है ना। स्टार्च से ज्यादा, स्टार नहीं नहीं, स्टार्च बहुत इनर्ट है, पर स्टार्च का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, स्टार्च बड़ा है। किसी चीज का ट्रांसपोर्ट छोटी छोटी फॉर्म में करेंगे नॉन रिएक्टिव, स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। हाँ भाई, हाँ ग्लूकोज से ही सुक्रोज बनाते हैं लीफ में। ग्लूकोज 6 कार्बन है, फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रक्टोज में, फिर एक फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिला के क्या कर लेते हैं, सुक्रोज बना लेते हैं। लेकिन वो किस में कर रहे हैं, लीफ में। रूट को क्या भेजेंगे, सुक्रोज। मैं कहा एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है, तो दो ग्लूकोज है तेरे पास, एक ग्लूकोज का फ्रक्टोज बना दिया, फिर दोनों को जोड़ के सुक्रोज बना दिया, दोनों को ले आए। अब तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन का एंटर कर सकता है मैक्सिमम, तो सुक्रोज तो एंटर कर नहीं सकता, तो उसको तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज। क्लियर है। नहीं, मैं एक एग्जांपल दिया है, जहां भी ट्रांसपोर्ट होगा किसकी फॉर्म में जाएगा, सुक्रोज के। इसने सुक्रोज क्यों लिखा है, हमारी बॉडी में तो ग्लूकोज ही होता है। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट, इसलिए उसने सुक्रोज लिख के बताया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं सुक्रोज लिखने की। सुक्रोज हमारी बॉडी में नहीं होता ट्रांसपोर्ट, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ब्लड में। ब्लड में कौन सा होता है, ग्लूकोज ही होता है ना। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। बच्चे, हमारी बॉडी में खाना एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन में, ब्लड में ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, मतलब ब्लड जो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, सुक्रोज में ही नहीं करता। यहां वो चीज, ये दिक्कत नहीं है, वहां क्या है, ब्लड नहीं है, उस तरह की चीज है जो पानी है, तो हमें क्या करना है, सुक्रोज की फॉर्म में ले जाना। ठीक है बच्चे, हमारे यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन में, प्लांट में अलग है। प्लांट में जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम फ्लोएम के पाइप जो होते हैं उनमें पानी है, पानी के अंदर चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमारे पास प्रॉपर ब्लड है और हमें एनर्जी थोड़ी फास्ट चाहिए, तो मैं एक स्टेप कमी रखता हूं कि पहले सुक्रोज को तोड़ूंगा फिर यूज करूंगा। ठीक है,
नहीं, उनमें नहीं। अब तो अगर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के वैसे ही चलेगी तो नहीं बता पाऊंगा मैं। मेरे बात का पहले मतलब समझ में क्या कह रहा हूं। हर चीज कंपेरेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट में ट्रांसपोर्ट धीरे हो रहा है, हमारे अंदर तेज होता है, स्पीड फास्ट है। तो हमारे अंदर रिएक्टिव का उतना इंपैक्ट नहीं, हमें तेज ले जाना है। दूसरा, एक स्टेप बढ़ाना क्यों है? हमने किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया खाना? ग्लूकोज, हम ग्लूकोज ही रखते हैं। ठीक है। जब स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन। प्लांट क्या करता है? खाना बनाता है ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज, स्टोर करता है स्टार्च। ठीक है। हमारे अंदर वो एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, सुक्रोज वाला। बहुत सारी। एक्चुअल में क्या है, 30-40% की एफिशिएंसी है। ऐसा कोई इंजन है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो? ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस है जहां पर एनर्जी ट्रैप करना बहुत मुश्किल है, हम फिर भी कर पाते हैं। लिख लिया भाई? लिख लिया है? ग्लूकोज सॉल्युबल है, सुक्रोज भी सॉल्युबल है। क्या चीज? वो चीजें मत जोड़ो जो तुम्हें फिर ह्यूमन फिजियो की तरफ ले जाए। ठीक है। देखो बताता हूँ क्या होता है। पहली बात, हमारे ब्लड में सुक्रोज आ ही नहीं सकता। रीजन बता रहा हूँ क्यों। हमारे ब्लड में वो चीज, हमारे ब्लड में चीजें बाहर से उड़ के आती हैं, कैसे आती हैं? ब्लड में चीजें आती कैसे हैं? सिर्फ एक तरीका है, तुम जो खाते हो वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंचता है। एब्जॉर्ब होने के लिए उसको मेम्ब्रेन पार करना है। मेम्ब्रेन कभी कोई बड़ी चीज पार ही नहीं करती है, सिर्फ ग्लूकोज पार करता है, सुक्रोज पार ही नहीं करता। तो ब्लड में जो शुगर होती है वो सिर्फ ग्लूकोज ही होती है, तो उसी की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। हाँ, ये लॉजिक है। लिख लिया? ठीक है, इतना ही पढ़ रहे हैं, ये वाला याद करके आएंगे। सुनो ध्यान से सारे, ये मुझे सीक्वेंस याद चाहिए। कौन पढ़ो इसको जरा, कौन बता रहा है? एक एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले कल मैं इसको सुनूंगा, जिसको याद नहीं होगा उसको क्लास से भगा दूंगा। ये क्या है? 6 फॉस्फेट हो सकती है, मैसेज के ऊपर है। डिपेंड करता है कि बीएन सर, हाँ बीएन सर को कितना खेलने का मन कर रहा है, या कल क्लास लग पाती है कि नहीं। भाई मैं कब मना कर रहा हूं, मानेंगे नहीं तो फिर क्या करूंगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। आगे 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, ग्लिसरेट। फर्क क्या है इसमें? ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कल याद चाहिए मुझे ये। 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अरे ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा कल। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तुम जो बोले जा रहे हो पिटाई खाओगे 2-3, पीछे बोले जाते हो। ये कल याद चाहिए भाई, नेक्स्ट क्लास में। फोटो क्यों खींच रहा है? एनसीईआरटी में लिखा है। वो तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कल को तुम ये ना बोल दो सर लिखा नहीं था, मिला नहीं हमें, है ना? हाँ बेटा। हाँ वही पीपी है, बस फर्क है एक जनरल कैटेगरी का, एक ओबीसी का। नहीं, तुम लोग समझते नहीं हो बात को। तुम लोग ये सोचते हो जो चीज प्लांट में हो रही है एनिमल में नहीं होगी। एक्चुअल में क्या है, नेचर जो है ऐसे इवॉल्व भी नहीं हुई है। नेचर ने कुछ केमिकल रिएक्शंस बनाए हैं जो कॉमन है हर प्रकार के सेल में। ठीक है। वही ओए और मैलिक एसिड का रिएक्शन यहां भी पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ।